सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 में पाठ्य पुस्तक बसंत का 3rd चैप्टर यानी तीसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा। बस की यात्रा के जो लेखक हैं उनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने बहुत से उपन्यास और नाटक लिखे हैं। यहाँ जो ये बस की यात्रा है, एक कहानी है जो कि लेखक ने आज के जो समाज है उस पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए इस कहानी को लिखा। व्यंग्यात्मक यानी किसी पर व्यंग्यात्मक शैली, किसी पर हमने व्यंग किया। और ये जो कहानी है, जैसे कि नाम से ही अभिव्यक्त हो रहा है, बस की यात्रा, यानी ये जो कहानी है पूरी तरह एक बस के ही आसपास घूमती रहती है। लेखक को अपने मित्रों के साथ किसी काम से अपने शहर से दूसरे शहर जाना था, तो जो शाम की अंतिम बस थी, लेखक अपने दोस्तों के साथ उस बस में बैठ जाते हैं। तो ये कहानी उस बस के ही ऊपर है। और लेखक ने बाद में यही कहा है कि हमें समय रहते हुए चीजों का नवीनीकरण करना चाहिए। नवीनीकरण यानी जो चीज पुरानी हो चुकी है, जो चीज जर्जर हो चुकी है, हम उसे समय के साथ, समय के रहते हुए हम उसे बदल सके, ताकि आम जनता को और जो उस बस में सवारी करने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। लेकिन इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे व्यंग किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जिस बस का वर्णन हो रहा है उस बस के बहुत सारे हिस्सेदार हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलकर उस एक बस को बनाई है। तो एक हिस्सेदार जो है वो भी लेखक के साथ इस बस में ही यात्रा कर रहा है। और लेखक यही कहते हैं कि कुछ जो लोग होते हैं धन के लोभ में आकर, धन के लोभ यानी धन के लालच में या पैसा बनाने की वजह से अपनी पुरानी और जर्जर जो चीजें होती हैं उनको रास्ते पर उसी तेज गति से चलाते हैं। और उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि हम इस जर्जर अवस्था में जो बस आ चुकी है, उस बस को यदि रोड पर चलाते हैं, मार्ग पर चलाते हैं, तो इसका फल क्या होगा। और उन्हें इस अपने धन, अपने लालच के सिवा दूसरे लोगों की कोई चिंता नहीं होती। तो हम इस चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। पाठ है 3, बस की यात्रा। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई जी। लेखक कहते हैं, हम 5 मित्रों ने यह तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यानी लेखक उस समय पन्ना में था और उन्हें सतना जाना था किसी काम से, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना हमने जरूरी समझा। यानी लेखक और उसके जो दोस्त थे वो कंपनी के काम से पन्ना शहर से सतना उन्हें जाना था, और सतना पहुंचने पर उन्हें जबलपुर की ट्रेन आसानी से मिल जाती। और शाम हो चुकी थी तो सभी ने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि हम इस जो शाम वाली बस है इसी से अपने घर को जाएंगे। परंतु कुछ लोगों ने उन चारों को ये सलाह दी कि जो समझदार आदमी होता है वो शाम वाली बस में सफर नहीं करता। तो लेखक ने पूछा, क्यों, रास्ते में क्या डाकू मिलेंगे? तो लोगों ने कहा कि नहीं, बस खुद ही डाकनी है। डाकनी यानी जो कि डाका डाले, है ना, चोरी करे। उन्होंने यहाँ बस की जो उपमा दी वो डाकनी से की कि लोगों की वस्तु, लोगों के जो धन को जो हर लेते हैं, छीन लेते हैं, उनको डाकू की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर बस को डाकनी कहा गया, जब तक लेखक ने उस बस को देखा नहीं था। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, लेकिन जब वो बस आई तो जब लेखक ने उस बस को देखा तो बस को देखते ही लेखक के मन में एक श्रद्धा भाव जागा। हम श्रद्धा भाव किसी के लिए कब जागता है? जब कोई व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय होता है, हम उनका सम्मान करते हैं, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दीनहीन हो, बहुत गरीब हो, तो हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ जब लेखक ने बस को देखा तो बस के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी जो बस थी बहुत ही वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत आयु वाली थी, वो बुजुर्ग थी। तो ये देखो, 2 जो शब्द आए यहाँ, श्रद्धा भाव और वयोवृद्ध, इसी से ही हमें पता चल जाता है कि जो बस थी वो बहुत पुरानी थी और उसकी अवस्था किस तरह की होगी।
सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। सदियों के यानी वो बरसों से चल रही थी और उस पर टूट फूट के और इतने सारे स्क्रैच आए हुए थे, उसकी मरम्मत नहीं हुई थी, तो ऐसे निशान लेकर वो अपने साथ चल रही थी। इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे। वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवारी कैसे किया जा सकता है। यहाँ लेखक ने उस बस के ऊपर एक व्यंग किया। क्या किया? उन्होंने कहा कि ये बस बहुत ज्यादा वयोवृद्ध है, यानी बहुत ज्यादा आयु को लिए है। जिस तरह से एक बुजुर्ग इंसान होता है वो अपनी और भी ज्यादा बुजुर्ग हमें नजर आता है, 100, 120 इस तरह के साल की उनकी उम्र होती है। फिर उन्होंने ये कहा कि इस बस तो क्या है, रास्ते पे चलने के योग्य नहीं है, ये क्या है, पूजा के योग्य है और हमें इस पर सवारी नहीं करनी चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, मतलब जिस कंपनी की वो बस थी और उसके एक हिस्सेदार जो था वो भी उस बस में सवारी कर रहा था। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोला चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वह तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो दोनों में यह वार्तालाप हुआ। लेखक ने उस बस की अवस्था को देखा तो उससे हिस्सेदार से पूछा क्या ये बस चलती है, अपने आप चलेगी या इसे धक्का दे के चलाएंगे? तो जो हिस्सेदार था उसने कहा कि नहीं, चलती क्यों नहीं है जी, ये बस तो अभी चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को फिर आश्चर्य हुआ। फिर उसने व्यंग किया बस की हालत को देखकर कि हमने तो ये गजब पहली बार देखा है कि इस तरह की हालत, जो जर्जर है उस बस की हालत, पुरानी है, टूटा फूटा हर उसका पुर्जा है, वो बस चलेगी क्या? तो हमने आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। देखिए इस चैप्टर ने परसाई जी में हर लाइन में एक व्यंग किया है और जर्जर बस की तरफ। वो क्या कहता है, बस में एक डॉक्टर साहब भी बैठे थे, उस डॉक्टर साहब ने कहा को डरो मत, चलो, क्योंकि बस क्या है, बस अनुभवी है, यानी इन्हें बरसों का अनुभव है। अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने में हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ उसने यही कहा कि बस अनुभवी है, ये नई नवेली दुल्हन की तरह नहीं है, हम अनुभवी व्यक्ति पर हम विश्वास कर सकते हैं। इसलिए वो डॉक्टर लेखक से कहता है कि आप भी इस बस पर भरोसा करिए, बस हमें उसी तरह से ले जाएगी जिस तरह से माँ अपने बेटे को गोद में बिठाकर या गोद में लेकर सफर करती है, उसी तरह बस भी हमें प्यार से अपनी गोद में बिठाकर ले जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह से हमें देख रहे थे जैसे हमें वो अंतिम विदाई दे रहे हो, क्योंकि बस की हालत को जो लेखक के साथ और उसके मित्रों के साथ और भी जो लोग थे वो उन्हें छोड़ने आए थे, लेकिन वो इस तरह से देख रहे थे कि जैसे वो उन्होंने हमें अंतिम विदाई दी हो, क्योंकि वो बस की हालत ही कुछ इस तरह से थी। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त ही चाहिए, निमित्त यानी कारण, कि आदमी को इस संसार से जाने के लिए सिर्फ एक कारण ही चाहिए। और बस में जब वो लेखक बैठे और उनके साथ जो लोग उन्हें छोड़ने आए, उन्होंने भी यहाँ व्यंग किया बस की जर्जर हालत को देखकर कि ये संसार है, इसमें आना और जाना तो लगा ही रहता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें से हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लगा कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी जैसे ही बस चलने लगी तो इंजन स्टार्ट होता है सबसे पहले, लेकिन वो बस बहुत पुरानी थी, अनुभवी थी और उसमें बहुत ज्यादा टूट फूट थी, हर पुर्जा एक दूसरे का सहयोग भी नहीं कर रहा था, ऐसी वो बस थी। तो जैसे ही लेखक उस बस में बैठे तो उन्हें डर लगा कि हम इंजन के अंदर ही तो नहीं बैठे, और उस बस की खिड़कियों में जो कांच लगे हुए थे वो बहुत कम थे, और जो लगे थे उनसे लेखक को डर था कि कहीं ये छटके हमारे ऊपर ही ना आ जाए, इसलिए लेखक हर खिड़की से दूर सरक कर बैठ गया। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य ही जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर इंसान दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। देखिए यहाँ पर फिर एक व्यंग किया उस जर्जर बस को देखकर लेखक ने। उस बस की जो हालत थी उसको लेखक ने क्या किया कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों से उस बस की तुलना की। तुलना क्यों की? क्योंकि जब भी गांधी जी ने ये दोनों ही आंदोलन स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में कोई बहुत कम लोग गांधी जी के साथ थे, लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा तो गांधी जी को पूरा देश का सहयोग मिला।
तो उसी तरह लेखक कहते हैं कि जब बस स्टार्ट हुई थी, बस का हर पुर्जा एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था, परंतु जैसे ही बस थोड़ा सा आगे बढ़ी तो हर पुर्जा उसका सहयोग करने लग गया और उसका साथ देने लगा। आगे कहते हैं लेखक, एकाएक बस रुक गई कि अचानक से बस एक जगह रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब अचानक जब बस रुकी तो मालूम हुआ लेखक को कि जिसमें पेट्रोल की जो टंकी थी उस टंकी में एक छेद हो गया। तो ड्राइवर ने क्या किया कि टंकी से सारा पेट्रोल निकाला और उसे अपने साइड में रख लिया और एक नली डालकर उसे इंजन में डाल दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ फिर उसकी तुलना और एक व्यंग किया गया इंजन का, कि इंजन में जिस तरह इंजन में पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ तो सारा पेट्रोल एक बाल्टी में निकाला गया, उसमें एक नली डाली गई, फिर उस नली को इंजन में शिफ्ट किया गया ताकि उसमें इंजन में तेल जाता रहे और बस चले। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि ये दृश्य ठीक वैसे ही था जैसे माँ अपने बच्चे को दूध से बोतल पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकरा जाएगी। यानी लेखक ने यहाँ देखो, बस उसने प्रकृति कितनी सुंदर होती है, प्रकृति का हर दृश्य मन को लुभावने वाला यानी मनोहर होता है, जो हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। परंतु लेखक को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो यही समझ रहे थे कि बस इतनी जर्जर है, इतनी पुरानी है कि कोई भी पुर्जा कभी भी बस से निकल सकता है और बस कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है और एक दुर्घटना घट सकती है। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी फिर से पहले बस रुकी, फिर वापस से बस रुकी। पहले जब बस रुकी तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। इस बार जब बस रुकी तो ड्राइवर ने हर जतन किया कि बस स्टार्ट हो जाए, परंतु वह स्टार्ट ना हुई। तो कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो वहां बैठे हुए थे और उन्होंने बस की पैरवी की और ये कहा कि बस तो फर्स्ट क्लास है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। यहाँ पर बस की जो तुलना है, बस की जो उपमा एक बुजुर्ग महिला से की गई है और यही कहा गया कि जैसे एक बुजुर्ग महिला रास्ते पर चलकर थक जाती है और किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ गई, उसी तरह वो बस भी दयनीय ही लग रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बीएमान में हमें इसकी अंत्योष्टि करनी पड़ेगी। देखो बीएमान यानी उजाड़ क्षेत्र, जहाँ कोई ना तो रहता है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, उसको कहते हैं उजाड़ क्षेत्र। प्राणांत का मतलब होता है इसके प्राणों का अंत ना हो जाए। तो वो जो लेखक थे उनको यही डर था कि इस उजाड़ क्षेत्र में इस बेचारी बस पर हमें दया आ रही है, जो अपनी गोद में हमें बिठा कर ला रही है, कहीं ये जो बस है यहीं पर इसके प्राण निकल ना जाए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि हम एक दूसरे की बराबरी करें। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। यानी बस अब तीसरे बार रुकी जिससे उसका टायर फट गया था। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। देखो यहाँ पर फिर एक व्यंग किया गया, उत्सर्ग यानी किसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। तो यहाँ लेखक ने ये बात किसके लिए कही? उस कंपनी के हिस्सेदार के लिए, क्योंकि वो बरसों से उस बस में बैठ रहे थे। उस बस की अवस्था, उसकी दशा के बारे में उनको पूरा ज्ञान था। फिर भी वो एक कहते ना
उसके प्रति एक श्रद्धा भाव था बस के प्रति कि बस हमें कभी भी धोखा नहीं देगी, और उससे उनको प्रेम था। और वो अपनी, जैसे एक देश के जो सैनिक होते हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर घूमते हैं, रहते हैं सीमा पे तैनात, उसी तरह वो बस का हिस्सेदार भी उसको यहाँ एक देश के सैनिक की तरह ही लग रहा था कि जो उस बस के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार हो। इस आदमी ने सहसा और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यहाँ लेखक ने उस हिस्सेदार को क्रांतिकारी कहा। क्यों? जैसे क्रांतिकारी होता है वो अपना परिवार, अपनी धन दौलत, यहाँ तक कि अपना सुकून चैन सब कुछ देश के प्रति निछावर कर देता है, उसी तरह उस बस का जो हिस्सेदार था उसको, लेखक को उस वक्त वो क्रांतिकारी लग रहा था। हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर यह टायर नहीं बदला। दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि बस की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। सीधे उस लोक को यानी लेखक को इतना डर हो बैठ गया था उसके दिल में कि पता नहीं अब मैं पन्ना अब पहुंचूंगा या फिर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। और लेखक को ये लग रहा था कि अब तो मैं इस बस में बैठकर इस लोक में नहीं, कहीं दूसरे लोक में ही पहुंच जाऊंगा। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो इस तरह से ये देखिए, जो हरिशंकर परसाई जी ने इस बस के माध्यम से समाज की जो एक जर्जर व्यवस्था है उसकी ओर एक व्यंग भी किया है। और इससे ये हम कह सकते हैं कि समाज में जो भी, या तो इसको कह लो कि पुरानी रीति रिवाज है, जो परंपराएं समय के अनुसार जिस तरह से लोग बदलते हैं, क्रांतिकारी हुए देश में, देश की व्यवस्था को बदला, कानून व्यवस्था को बदला, समाज सुधारकों ने समाज की व्यवस्थाएं को बदला। तो यहाँ पर भी जो परसाई जी हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि समय रहते हुए हमें हमारी पुरानी परंपराओं को जिस तरह से हमने बदला, उसी तरह है सड़कों पर दौड़ती हुई अंधाधुंध ये गाड़ियां, उनकी गाड़ियों के मालिक समय समय पर उनकी जांच